तो आज के लेक्चर में हम पॉइंट और प्लेन के बीच के डिस्टेंस ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लो, पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली सूत्र लिखवा रहा हूँ, कोई डेरिवेशन नहीं करवा रहा, क्योंकि डेरिवेशन करवाने के लिए मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है जियोजेब्रा, उसके अंदर ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, पॉइंट और प्लेन के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए वो प्रोग्राम नहीं है बेसिकली जियोजेब्रा के अंदर। अगर होता तो मैं करवा देता, अब है नहीं, तो फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लीजिए। और फॉर्मूला बहुत ही आसान है, फॉर्मूले को अगर आप याद भी रख लेंगे ना, डेरिवेशन नहीं भी देखेंगे, तब भी आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। देखिए, अच्छा, आपकी एनसीईआरटी बुक में जिस तरीके से पढ़ाया गया, जिस तरीके से फॉर्मूला लिखवाया गया, मैंने वैसे नहीं करवाया है। ठीक है ना, तो जिस तरीके से अपन पढ़ते आ रहे हैं उसी हिसाब से हमने फॉर्मूले तैयार किए, ताकि फॉर्मूले याद रखने में आसानी हो। एनसीईआरटी वालों ने पता नहीं क्या फॉर्मूले खिचड़ी बना रखी है उन्होंने। डी कई बार तो डिस्टेंस के लिए यूज़ कर देते हैं, डी कई बार संख्या के लिए यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे को वो तरीका अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप वैसे ही करिएगा तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई टीचर ऐसा नंबर काटने वाला आपका बनेगा। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके भैया दो तरीके से सूत्र हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म में और एक आपका कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। तो दोनों रूपों में आपको लिखवा देता हूँ। वेक्टर फॉर्म में जो पॉइंट दिया होता है, वो बेसिकली वेक्टर के रूप में दिया होता है ना, उसका पोजीशन वेक्टर दिया होता है। बेसिकली किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो इस रूप का हम लेते हैं, x1 i कैप प्लस में y1 j कैप प्लस में z1 k कैप। आपको याद होगा हमने जितनी भी डेरिवेशन की उसमें अगर हमें किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेना है तो हमने उसको ऐसे ही लिया हमेशा। ठीक है, तो मान लो कि क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट दे रखा है और जो प्लेन दे रखा है उसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार की दी पाएगी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर कोई संख्या, मानक रूप में दी होती है ना। तो अगर मानक रूप में नहीं है तो आप मानक रूप में चेंज करिए वैल्यू उसको। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको गिवन है और ये आपको प्लेन गिवन है। अब इनके बीच की डिस्टेंस आपसे पूछ लेगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा बराबर मापांक ऑफ, ये जो ए वेक्टर है ना, इसको आप इस इक्वेशन के अंदर ढाल दो। इस इक्वेशन के अंदर ढाल दो मतलब ये जो आर वेक्टर है ना, इसके जगह ढाल दो बेसिकली। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस एस, और इसको डिवाइड कर दो किससे, इस एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। सिंपल। ठीक है ना, इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। तो ये आपका पॉइंट और प्लेन के बीच के डिस्टेंस को ज्ञात करने का सूत्र है। पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस को ज्ञात करने का फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा बेटा। आप कहेंगे सर डेरिवेशन करवा दो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो जिसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थी ना वो मैंने आपको कराई है। आप यकीन मानिए कि मैंने लगभग सभी फॉर्मूलों की डेरिवेशन कराई है। इसकी नहीं करवा रहा हूँ तो इसका कारण है ना भाई, है ना। अगर वो कारण नहीं होता तो मैं करवा देता। और वैसे भी अगर आप इसकी डेरिवेशन नहीं देखेंगे ना, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में प्लेन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करना सीख लिया। ठीक है, अब कार्टेशियन फॉर्म में ये फॉर्मूला कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो जो पॉइंट दिया होता है वो हमें सिंपली दिया होता है। मतलब कार्टेशियन फॉर्म में जो हमें पॉइंट मिलेगा वो लेट से x1 y1 z1 ऐसा मिल जाएगा। ठीक है ना, जो प्लेन मिलेगा कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है जी हमारे पास ax प्लस में by प्लस में cz बराबर में कोई संख्या। ठीक है, तो जो तरीका हमने यहाँ पे यूज़ किया वही सेम तरीका यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस प्लेन और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना इसको हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे मतलब यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ना, इसकी जगह x1 y1 z1 लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, कुछ ऐसे, है ना। और इस s को इस तरफ ले आइएगा, तभी तो पूरी पूरी इक्वेशन आप यहाँ पे लिख पाओगे। यहाँ पे बराबर s थोड़ी लिखोगे, माइनस s करके जो बचेगा वही तो लिखोगे यहाँ पे। फिर बटे में क्या करते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर से। अब कहेंगे सर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर से डिवाइड क्यों किया, यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया था बेटा, आपके आंसर एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। और आपको पता है कि जो एन वेक्टर होता है उसको हम बेसिकली इस रूप में लिखते हैं बेटा, अगर आपको याद हो तो ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो वो यही तो आएगा, तो इसलिए मैंने इसको इससे डिवाइड किया। क्लियर, इसी से ये फॉर्मूला बना यार, और कुछ नहीं है। ठीक है ना,
तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है पॉइंट और प्लेन के डिस्टेंस ज्ञात करने का कार्टेशियन फॉर्म में। क्लियर। अच्छा, एक फॉर्मूला और आप याद रख लेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि आगे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए, इसलिए 2 फॉर्मूला तो आप ये याद रख लीजिएगा। अब एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है आपका 2 समांतर 2 समांतर प्लेन्स के बीच की दूरी। है ना, 2 समांतर प्लेन्स के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसका क्या सूत्र है वो मैं बता देता हूँ। देखो, जो प्लेन होता है उसकी जो इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर कोई संख्या। ठीक है ना, तो 2 प्लेन है, तो एक काम करते हैं, पहले प्लेन की इक्वेशन को मान लेता हूँ आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर कोई संख्या S1। दूसरे प्लेन की इक्वेशन को मान लेता हूँ आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर कोई संख्या यानी कि S2। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर कई बार तो आप 2 प्लेन की जो इक्वेशन मानते हैं तो वहाँ पे पहले प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो आप ऐसे मानते हैं आर वेक्टर डॉट N1 वेक्टर, ऐसे बोलते हैं आप। दूसरे प्लेन की जो इक्वेशन मानते हैं वो आप ऐसे मानते हैं आर वेक्टर डॉट N2 वेक्टर ही है, लेकिन यहाँ पे आपने N1 N2 कुछ नहीं लिखा। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों प्लेन समांतर हैं भैया। ये दोनों के दोनों प्लेन कैसे हैं? समांतर हैं। समांतर हैं तो आप इनको अरेंज करके सेम सेम बना सकते हो। क्वेश्चन में बेशक आपको अलग अलग इक्वेशन दे दे, लेकिन फिर भी आप उसको मॉडिफाई करके कुछ ऐसा ऐसा बना सकते हो जिसमें सिर्फ S1 और S2 में फ़र्क पड़ेगा, बाकी इनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने दोनों को सेम लिखा है। समझ में आ गई? कभी भी कोई 2 समांतर प्लेन दे देगा ना तुमको, तो वहाँ पे तुम एक काम करना, दोनों प्लेनों की जो एन वेक्टर उनको सेम बना लेना, और बना सकते हो कॉमन कॉमन ले लुआ के। कराऊंगा ना जब क्वेश्चन, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो कि इन दोनों को सेम ला लेना। ठीक है, तो 2 ये प्लेन है भैया, दोनों के दोनों समांतर हैं। इनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो उसका प्यारा सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है। उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, S1 माइनस S2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ गई? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है 2 समांतर प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस को याद करने का। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब अगर आपको क्लास 11th अच्छी तरह से याद है ना, तो क्लास 11th में भी आपने कुछ ऐसे ऐसे ही फॉर्मूले पढ़े थे, अगर याद हो तो। अगर याद नहीं है तो मैं याद लाता हूँ क्लास 11th की बात कुछ, है ना, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11th के अंदर भी आपने कुछ ऐसे ऐसे ही फॉर्मूले पढ़े थे। क्लास 11th के अंदर क्या होता था, पॉइंट और लाइन होते थे 2D में, तो है ना, तो वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता था कि पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो पॉइंट तो आपको पता है कि पॉइंट जो है वो आप x1 y1 के रूप में लिखते हो, और लाइन जो होती थे उसको हम इस रूप में लिखते थे, याद हो तो ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0, ऐसे रूप में लिखते थे। अब पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते थे? क्या सूत्र होता था? उसका सूत्र होता था d बराबर मापांक, ये जो x1 y1 है इसको अपन इसके अंदर डाल देते थे, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे होती थी। ठीक है ना, तो ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन में क्या करते थे? अनरूट करते थे, किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब जो ये लाइन है इसके जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, है ना, जो ए और बी है इनका स्क्वायर, बस ऐसे करते थे। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे किया। यहाँ पे भी तो हमने जो एन वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी बेसिकली। समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला होता था, उसी से फॉर्मूले से ये बनाया, उसी फॉर्मूले से ये बनाया। क्लास 11th में तुमने एक फॉर्मूला और सीखा था अगर ध्यान हो तो, 2 पैरेलल लाइंस के बीच का। दो दो को हिंदी में लिख देते हैं, 2 पैरेलल लाइंस के बीच का, याद है? तो दो पैरेलल लाइंस होंगी, वो कुछ इस रूप की पाएंगे आपको। अगर इस रूप की नहीं है तो आप उसको ऐसा बना सकते हो। मान लो कि एक लाइन ऐसी है और जो दूसरी लाइन होगी ना वो भी ऐसी मिलेगी आपको, ax1 प्लस में by1 प्लस में c2 बराबर 0। बस इनका c1 और c2 में चेंज होगा। अगर मान लो कि क्वेश्चन में कोई 2 लाइन दे रखी है और वो इस रूप की नहीं है, मान लो उनका ये सेम नहीं है, तो आप बना सकते हो। अगर 2 पैरेलल है ना तो उनको सेम बना सकते हो बेसिकली। आप बेसिकली ऐसा बना सकते हो कि जिससे कि उससे C1 और C2 में डिफरेंस मिले, बाकी सब सेम हो जाए, ऐसा बना सकते हो। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे ना कि 2 प्लेन अगर आपको मिल गया और दोनों समांतर हैं तो आप उनका लेफ्ट हैंड साइड जो है ना उनको सेम बना सकते हो, कैसे ना कैसे करके कॉमन कॉमन ले लुआ के। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती थी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? ये कुछ ऐसा होता था, C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला तो यहाँ पे है, अंतर क्या इसमें? सेम ही तो है। ठीक है ना, तो ये 3 फॉर्मूले आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर आपको 11th वाले फॉर्मूले याद हैं तो 12th वाले अपने आप याद हो जाएंगे। समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर आपको पॉइंट और प्लेन के बीच डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो उसके लिए ये 2 सूत्र हैं भैया।
और अगर आपको दो समांतर प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो उसके लिए ये सूत्र है। अब कहें सर इसकी कार्टेशियन फॉर्म करवा दीजिए, इसकी कार्टेशियन फॉर्म की जरूरत नहीं है, अगर आप बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ना ही आपके सिलेबस का हिस्सा है वो, ठीक है। बस आप ये याद रख लीजिए, बदलना चाहें तो बदल ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत ही नहीं है यार, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। अगर मान लो कि कार्टेशियन पे पूछ भी ले तो इसको चेंज कर लेना ना, कार्टेशियन पे तो क्या ही पूछेगा, जो क्वेश्चन है उसको वेक्टर में चेंज करके फिर ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद रख लेंगे बेटा। अब मैं आपको इन तीनों फॉर्मूलों से संबंधित प्रश्न करवा देता हूँ, चलो। अच्छा, एक छोटी सी बात रह गई, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको मूल बिंदु से डिस्टेंस वाला समीकरण ज्ञात करना सिखा रहा था ना, अभिलंब रूप में समीकरण ज्ञात करना नहीं सिखा रहा था, तो मैंने वहाँ पे ये लिखा था, अगर आपको याद हो तो एस अपॉन में एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था ना, जब मैं उसकी डेरिवेशन करा था तो इसको मैंने क्या लिखा था, इसको मैंने डी के बराबर लिख दिया था, याद है? ऐसा ऐसा लिखा था मैंने कहा था कि भैया ये असल मायने में मूल बिंदु की तल से दूरी होती है। अब ये जो फॉर्मूला निकला था ना, ये यहीं से निकला था भैया, ये कहाँ से निकला था, यहाँ से निकला था, यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, आपकी मर्जी है। यहाँ से कैसे सर जी? मूल बिंदु के कोफिशिएंट क्या होते हैं? ये होते हैं जी 0,0,0। तब यहाँ पे x1 y1 z1 की जगह अगर मैं 0 0 0 लिख दूंगा तो बेसिकली अंदर क्या बन जाएगा, -s अपॉन में दिस। -s का मापांक क्या होता है? s होता है बेसिकली, तो असल मायने में यही तो बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? कहने का मतलब भाई साहब इतना है कि ये जो फॉर्मूला बना था ना वो यहीं से बना था, ठीक है। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इससे आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्या है कि एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट की इस समतल से डिस्टेंस ज्ञात करो, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट की समतल से डिस्टेंस ज्ञात करने के दो तरीके के फॉर्मूले हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म में ज्ञात कर लो, नहीं तो कार्टेशियन फॉर्म में ज्ञात कर लो। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में कर लेता हूँ क्योंकि जो प्लेन की क्वेश्चन दिया वो वेक्टर फॉर्म में, इसलिए ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में ज्ञात करने के लिए मुझे इसको भी वेक्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, अपने बदल जाएगा। तो यहाँ कह देता हूँ कि यहाँ जो हमारे पास ए वेक्टर है, जो पॉइंट है उसको हमने ए मान लिया, तो उसका पोजीशन वेक्टर तो ए वेक्टर ही होगा ना, वो है जी हमारे पास 2 आई कैप प्लस में 5 जे कैप माइनस का 3 के कैप, ठीक है। और जो हमारे पास प्लेन है, जो प्लेन है वो क्या है जी, वो है जी कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन हो गया, क्लियर। अब ये पॉइंट है जी, ये प्लेन है, तो पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र क्या था? आप कहेंगे सर सूत्र था जी हमारे पास, मापांक लिखते हैं, ये जो पॉइंट है ना इसको सबसे पहले इसके अंदर पुट कर देते हैं, जहाँ पे ये आर वेक्टर ना वहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कर दो पुट, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2 आई कैप प्लस में 5 जे कैप माइनस का 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट विद 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस में 2 कैप। इस 4 को इस तरफ ले आना, तभी तो आप इसका पूरी की पूरी इक्वेशन लिख पाओगे ऐसे। तो बटे में हम क्या करते हैं बेटा, अंडरूट लिखते हैं, अंडरूट लिख दो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना होता है, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ऐसे तो निकलेगा, यानी कि 36 जमा में 9 जमा में 4। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल गया, सिंपल। तो इसके तो डॉट पट कर दो, तो हो गया जी 12 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 4, बटे में क्या है, बटे में है जी 7, 49 का आउट तो 7 हो गया ना। तो इसको मैं सोल्व करूँ तो 12 माइनस 15 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 9 माइनस का 4 माइनस का 13 बटे में 7। अगर मैं इसका मापांक लूँगा तो क्या आ जाएगा, 13/7, ठीक है। लगभग 2 आ गया, लगभग। कहने का मतलब कि इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 यूनिट है, लगभग बोल रहा हूँ, है ना, ऐसे लिख मत देना लगभग 2 यूनिट है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स लिख देना बस, ठीक है, कि भाई इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतने यूनिट, इतनी इकाई है, समझ गए? ऐसे करना था, सिंपल था। अब ये वाला क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे 2 प्लेन दे रखे हैं बेसिकली, एक ये प्लेन है बेटा, एक ये प्लेन है, इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो उसके लिए सूत्र क्या था? उसके लिए सूत्र ये कहता है कि सबसे पहले इन दोनों को सेम करो, है ना, सिर्फ इनको छोड़ करके, जो हमारा संख्या है ना उनको छोड़ करके, क्योंकि अगर वो संख्या भी सेम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 प्लेन होंगे नहीं, ये बेसिकली एक ही प्लेन हो जाएगा अगर ये भी सेम हो गए तो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इनको छोड़ करके बाकी तो पहले से ही सेम है। अगर मान लो कि सेम नहीं होता ना, मान लो कि कुछ ऐसा होता है, लेट्स से 2x प्लस 2y माइनस का 2z और कुछ ऐसा लिखा होता मान लो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दो से भाग कर देते हैं पूरे को, ताकि सेम हो जाए, समझ रहे हो, ये वाला हिस्सा।
समझ में आई क्या? तो इनको पहले सेम करना होता है बेटा, ठीक है। तो हालांकि ये तो क्वेश्चन में सेम है ही, तो ऐसा कोई झंझट है नहीं सेम करने वाला। अब की बार अगर नहीं होते ना सेम तो मैं सेम करता, ठीक है। तो दो प्लेन्स के बीच में, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पैरेलल प्लेन है। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर ऐसा हो सकता है कि भाई जो प्लेन है, जो तल है, वो अगर पैरेलल ना हो और उनके बीच की डिस्टेंस पूछ ली जाए, तो बेटा उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा शून्य पाएगी। कैसे? आप कोई भी दो प्लेन ले लो जो पैरेलल नहीं है। लेट्स से मेरा हाथ दुख रहा है आज, तोड़ोगे हाथ को। मान लो कि ये दो प्लेन है भाई, समझ रहे हो? तो एक प्लेन मान लो ऐसा जा रहा है और एक प्लेन मान लो कि ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों प्लेन, जो दोनों के दोनों प्लेन पैरेलल नहीं है ना। अब कहेंगे सर दोनों प्लेन पैरेलल नहीं, लेकिन दोनों प्लेन काट भी तो नहीं रहे। अरे काटेंगे, क्योंकि जो प्लेन होता है ना, जो तल होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई अनंत तक होती है। तो लंबाई चौड़ाई अनंत तक होगी तो बेसिकली ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं तो काटेंगे ही काटेंगे। और काटेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि उन दो प्लेन्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उन दो प्लेन्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो शून्य हो जाएगी, ठीक है ना। तो कभी भी दो विषम तलीय प्लेन हो ना, कहने के लिए विषम तलीय प्लेन कह लो उनको, तो कभी भी दो विषम तलीय प्लेन हो तो उनके बीच की डिस्टेंस तो शून्य पानी है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये दोनों के दोनों प्लेन समांतर पानी ही थे, तभी तो उनके बीच की दूरी बता पाओगे। अगर दोनों प्लेन समांतर नहीं है तो उनके बीच की दूरी शून्य हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं अपन, और कुछ करने है ही नहीं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या कहता है? S1 माइनस S2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। सॉल्व कर लो बेटा, S1 माइनस S2 कर लो, 4 में से 5 घटा दो, यानी कि माइनस का 1 बटे में अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब कौन सा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्यों क्या? क्योंकि पहले से ही सेम बना रखे ना भाई, तभी तो मैं तुमसे कहा था कि इनको सेम बनाना होता है। ये तो पहले से सेम है, चाहे इसका कर लो चाहे इसका कर लो, बात तो क्या नहीं है। सेम नहीं होते ना तो सेम हम बनाते, सेम नहीं बनाओगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन ही ऐसी हुई है। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करने के लिए हमने इनको पहले सेम बनाया, उसके बाद डेरिवेशन हुई इसकी, तो इसलिए आपको इनको सेम बनाना पड़ता है। तो ये गया 1 + 1 + 1, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 1/√3। सिंपल, समझे? तो ऐसे ज्ञात करना था बेटा, क्लियर? तो इस तरीके से कंसेप्ट आपका हो गया। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पर, चलिए। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसका नाम है एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करना। लिख लो, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, ठीक है। कभी भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि यार एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण बताओ, तो उसका फॉर्मूला याद मत रखना, ठीक है। इसको जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण बताओ, तो उसका फॉर्मूला याद मत रखना। जो डेरिवेशन करवा रहा हूँ ना उसको ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला याद रखोगे तो खिचड़ी बना दोगे, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो बाकी फॉर्मूलों से कुछ अलग सा ही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इसकी जो डेरिवेशन करवा रहा हूँ वो याद रखनी है। पिछले कंसेप्ट में आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पर डेरिवेशन की जरूरत है, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। देखो डेरिवेशन कराता हूँ। मान लो कि एक समतल तुमको ऐसा दे दिया, कुछ लेट्स से कि कुछ ऐसा समतल दे दिया। अब समतल की इक्वेशन तुमको मालूम है, समतल की जो इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है भैया, इसका मानक रूप ये है, ठीक है। तो ये तुम्हें एक समतल दे दिया है, ठीक है। और मान लो कि जो लाइन दी है वो कुछ ऐसी दी है, लेट्स से ये ऐसी बना लेता हूँ, कुछ ऐसे दी है जो कि इसको कट करती हुई जा रही है, कुछ ऐसे, ठीक है ना। ये लाइन इसको कट कर रही है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे कट कर रही है इसको। अब इस प्लेन और इस लाइन के बीच का आपको कोण ज्ञात करना है बेटा, ये थीटा ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये थीटा कैसे ज्ञात करोगे वो समझो। लेट्स से कि जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन किस रूप की होती है? लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर। याद होगा तुमको, करवाया था मैंने, है ना, ठीक है। जहाँ पे ए वेक्टर क्या होता है इस लाइन पे कोई पॉइंट, पी वेक्टर क्या होता है इसके पैरेलल बनने वाला वेक्टर, है ना। मान लो कि इसके जो पैरेलल वेक्टर बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, लेट्स से इसके पैरेलल जो वेक्टर बन रहा है वो लेट्स से कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इस प्लेन की जो इक्वेशन है उसमें एन वेक्टर का मतलब क्या होता है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर बनने वाला वेक्टर। मान लो कि इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, लेट्स से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो अगर आपको ध्यान हो तो जब हम दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या किया था? वहाँ पे हमने जो दो रेखाओं के पैरेलल वेक्टर थे उनके बीच का कोण ज्ञात किया था, वही सेम कोण दो रेखाओं के बीच का कोण होता था। याद है ना? फॉर्मूला क्या था वहाँ पे? कोस थीटा बराबर
P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर अपॉन में P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा में P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे करते थे फिर इसका मापांक। ऐसे ही हमने प्लेन के लिए किया था। अगर मुझे दो प्लेन्स के बीच का एंगल ज्ञात करना है तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, जो उन दो प्लेन्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर बन रहे हैं उनके बीच का कोण ज्ञात किया। वही सेम कोण प्लेन के बीच का कोण था, है ना। तो उसका सूत्र क्या बना था, उसका सूत्र भी ऐसे बना था, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे बना था बेटा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि देखो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम है, तो यहाँ पर जो भी कंसेप्ट हम अप्लाई करते थे, कंसेप्ट कौन सा अप्लाई करते थे भाई, अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो हम क्या बोलते थे, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो हम ये बोलते थे कि L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2 बराबर 0, ये बोलते थे ना बेटा। अब यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता था क्योंकि दोनों फॉर्मूले सेम थे, ठीक है ना। दोनों की डेरिवेशन भी हमने सेम तरीके से ही की थी, जो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया था वही यहाँ पे अप्लाई किया था, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाता था। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा इसका रीज़न बताता हूँ। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन होता था, L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2, ऐसा होता था, है ना। अब ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, ये रेखाओं पे भी अप्लाई कर सकते हो और दो प्लेन्स के बीच में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों फॉर्मूले सेम तरीके से बने हैं इसलिए, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसका रीज़न अभी पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें डेरिवेशन कराऊंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पे सारी चीज़ अलग हो जाएंगी, ये जो फॉर्मूले तुमने पढ़े थे ना ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाले, क्यों नहीं होगा समझाता हूँ। देखो, मुझे ये वाला कोण ज्ञात करना है ना बेटा, ये वाला कोण। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, इस रेखा के पैरेलल ये वेक्टर है, तो ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है सेम कोण यहाँ पे तो बनेगा। कुछ गलत कहा मैंने भाई, ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है तो जो कोण यहाँ बन रहा है वही कोण तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो मुझे इस थीटा की वैल्यू चाहिए, इस थीटा की, है ना। अब इस थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात करूँगा, तो आप कहेंगे सर ये कोण 90 का है तो ये वाला कोण भी 90 का होगा, ठीक है भाई, ये कोण भी 90 का हो गया, है ना। अच्छा, ये वाला कोण कितने का होगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 180 में से ये दोनों घटा देंगे, यानी कि बेसिकली ये जो कोण है ना, ये जो कोण है इन दो वेक्टर्स के बीच में जो कोण है बेसिकली वो हमारे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, समझ लो, ये हो जाएगा, ये कोण हमारे क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल वाले तरीके से लगा देना भाई, तीनों का जोड़ 180 होता है तो उस हिसाब से ये कोण हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। अब आपको दो वेक्टर्स के बीच का कोण ज्ञात करना आता है, आपको सर आता है, हमने सीखा हुआ है। तो दो वेक्टर्स के बीच का कोण ज्ञात कर लो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी एन वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी पी वेक्टर। तो एन वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कर लो। तो दो वेक्टर के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो सर आप कहें सर उसके बीच उसका फॉर्मूला होता है जी कोस, और जो इनके बीच का एंगल है, इनके बीच का एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, इन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर लो, एन वेक्टर डॉट पी वेक्टर, और उसको डिवाइड कर दो इनके मैग्नीट्यूड से। ऐसे तो बोलोगे तुम, हाँ है ना, बिल्कुल सर जी, है ना। अब चूंकि यहाँ पे 90 माइनस थीटा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे चेंज आ जाएगा, जो फॉर्मूले यहाँ पे बने थे ना वो फॉर्मूले यहाँ पे नहीं बनेगा। कोस 90 माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जब एक पॉइंट दिया हो, इसलिए जब आपके पास, समझ लो, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन गया। आई बात समझ में, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला निकला है, ये हमारे पास एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है बेटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूले अलग थे और ये फॉर्मूला अलग है। दो लाइंस के बीच में ज्ञात करना हो तो आप आराम से कर सकते हो, ये फॉर्मूला रहा। दो प्लेन्स के बीच में ज्ञात करना हो, ये फॉर्मूला रहा, है ना। जो कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते थे, जो फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करते थे, वही सेम फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हो जाते थे, क्योंकि दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम तरीके से बने हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूले ये अलग है ना, यहाँ पे तो दोनों तरफ कोस था, यहाँ पे तो साइन है, ये तो अलग है। तो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन तुमने सीखी थी ना, ये इक्वेशन यहाँ पे मत अप्लाई कर देना, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ गई। तो ऐसे है, आई होप्स आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है किस चीज़ का, एक लाइन और एक समतल के बीच का, ठीक है ना। तो अब हम इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। सारा कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्या लिखा है कि ये एक रेखा है और ये एक समतल है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। अब जो रेखा की इक्वेशन दिया वो कार्तीय रूप में दिया, समतल की जो इक्वेशन दिया वो भी कार्तीय रूप में दिया, लेकिन जो फॉर्मूला हमने तैयार किया है वो फॉर्मूला हमारे पास किस रूप में, सदिश रूप में है। ध्यान है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एन वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना में पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बताया था ना। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए या तो आप इन दोनों को सदिश रूप में चेंज कर लो, ऐसे कर सकते हो तुम,
और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो। नहीं तो इस फॉर्मूले को ही तुम कार्तीय रूप में चेंज कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। फॉर्मूले को कार्तीय रूप में कैसे चेंज करेंगे सर जी? अरे बिल्कुल आसान है यार। कैसे? एन वेक्टर किस रूप का होता है बताइए? आपके आंसर एन वेक्टर को हम इस रूप का लेते हैं हमेशा, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, याद होगा तुमको। और पी वेक्टर को हम किस रूप में लेते हैं हमेशा? जो पैरेलल वेक्टर होता था उसको हम कैसे लेते थे? आपके आंसर पैरेलल वेक्टर को भी हम ऐसे लेते थे, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, है ना। तो इसको मैं बोल देता हूँ A1 B1 C1, इसको बोल देता हूँ A2 B2 C2। इन दोनों की डॉट पुट कराना तो हो जाएगा A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 बटे में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का सॉरी A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, नहीं तो आप इन दोनों को फिर सदिश के अंदर बदल के इसकी ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है। मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूँगा। अब इस फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए? इस फॉर्मूले के लिए मुझे चाहिए A1 B1 C1। A1 B1 C1 मतलब कि जो पैरेलल वेक्टर है ना उसके कोफिशिएंट चाहिए मेरे को भैया, है ना। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? अगर ये आपको रेखा दे रखी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रेखा के जो पैरेलल वेक्टर है, इस रेखा के जो पैरेलल वेक्टर वो किस रूप का होगा, बता सकते हैं आप उनसे? बिल्कुल, ये बेसिकली क्या होता है हमारा, जो पैरेलल वेक्टर होता है उसके कोफिशिएंट होते हैं ना बेटा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है? A1 B1 C1 यही तो हैं। अच्छा, ये जो कोफिशिएंट होते हैं समतल में, ये क्या होते हैं हमारे पास? ये होते हैं जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, जो एन वेक्टर जो उसके कोफिशिएंट, यानी कि A2 B2 C2। बस वैल्यू पुट कर दो इनकी, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, प्रॉपर्ली आप लिख लेंगे ना। डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट करके आंसर निकाल रहा हूँ भैया। तो 2 की इसके साथ गुना कर लो, 20 प्लस में 6 माइनस का 11 × 66 अपॉन में अंडर रूट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 36 × 9 × 4 यानी कि 49। सेम चीज़ इसके साथ करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 100 × 4 = 121 यानी कि 225। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो साइन थीटा यहाँ पे कर लेता हूँ, आप प्रॉपर्ली कर लेना बेटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 और 6 26, 26 में 66 गया, 36 46 56 66 यानी कि 46। ठीक है ना? हाँ ठीक है, सॉरी 46 क्यों आएगा, 40 आएगा ना। हाँ ठीक है, माइनस का 40 आएगा बेसिकली, उसका मापांक ले लेंगे तो सेम ही हो जाना है। 7 × 15, तो इसको काटा पिटाई कर लो थोड़ा सा होता हो तो कहीं से 5 × 15 5 × 40। तो इसको सोल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है वो आ चुकी है 8/21 का मापांक लेंगे तो सेम ही आएगा ना। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन इनवर्स 8/21। ऐसे सोल्व करना था, कितना सिंपल सा था ये भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे कंसेप्ट हो गए कंप्लीट। अब बच गई है एक्सरसाइज, उसको मैं कराऊंगा अगली वीडियो में, इकट्ठा कराऊंगा। ठीक है ना, अब फटाफट से हो जाएगा, चैप्टर कुछ है नहीं इसमें। सारा कंसेप्ट जो बताना था ना 11.3 एक्सरसाइज थी ना, ये थोड़ी सी लेंथी थी। अगर मैं इसको इकट्ठा करवाता ना तुमको, तुम्हें समझ नहीं आती, इसलिए मैंने इसके टुकड़े कर करके समझाए हैं। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है ना वो आपकी एनसीईआरटी बुक से अलग है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखी है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जैसे मैंने पढ़ाया वैसे आप पढ़िएगा, उसी हिसाब से आप फॉर्मूले को याद रखिएगा और उसी हिसाब से आप फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो बस चलते हैं फिर, कल मिलेंगे फिर। थैंक यू।